Today we're going to discuss one more example of liquidation, that is from the question paper of 2019, विनाश कंपनी लिमिटेड। ये 2019 का आज का हमारा एग्जाम्पल है, विनाश कंपनी लिमिटेड। इसमें आपको लिक्विडेशन का एक आध दो नया पॉइंट, वैसे नया नहीं है, जो कंसेप्ट हमने समझे वैसा ही है, बट सम बहुत छोटा सा है, बहुत लेंदी नहीं है। VNSU का 2019 का हम आज क्वेश्चन पेपर है, उसमें से एग्जाम्पल करेंगे। क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में ऐसे कुछ दिया हुआ है, विनाश कंपनी लिमिटेड liquidated voluntarily on 31st March 2018. The balance sheet of the company on that date dissolved as under. इक्विटी एंड लायबिलिटीज तुमको दिया हुआ है, शेयर कैपिटल है, इक्विटी दिया है 15,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं, 60 पेड अप है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 15% डिबेंचर्स है, करंट लायबिलिटीज के अंदर तुमको क्रेडिटर्स दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया हुआ है, यानी डिबेंचर एंड आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, क्रेडिटर्स अभी तुमको दिया हुआ है। जब तक कुछ ना बोले तब तक उसे हम अनसिक्योर्ड मानते हैं, फिर तुमको बोलेंगे जैसे हमने आगे भी सम्स में किया है, इसी क्रेडिटर्स में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इतने के थे या सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, तो हमने उसको माइनस कर दिया था। असेट्स में अगर हम देखते हैं तो असेट्स में नॉन करंट असेट्स के अंदर ये टेंजिबल असेट्स हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो तुमको दिया हुआ है। करंट असेट्स के अंदर इन्वेंटरी है यानी स्टॉक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक दिया हुआ है, कैश एंड बैंक दिया हुआ है। इतना डिटेल्स है अपने पास, यानी ये असेट्स रियलाइज की वैल्यू हमें अगर अगर अलग से नीचे दिया है तो हम वो देखेंगे, अदरवाइज हम नीचे के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा एडिशनल पर्टिकुलर्स, उसमें क्या दिया है, then debenture holders are paid on 30th 4 2018, that indicates the point of additional interest, right? कि अपना बैलेंस शीट का डेट कौन सा है, 31st मार्च 2018। एक महीने बाद उन्होंने क्या किया है, डिबेंचर होल्डर्स को पे किया, यानी यहाँ एडिशनल इंटरेस्ट हम पे करेंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि अनसिक्योर क्रेडिटर्स जो है उनके लिए पैसे बाकी रहे। द नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स इंक्लूड्स एज अंडर। अब ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाला पॉइंट है, इसमें इन्होंने क्या बोला है, क्रेडिटर इंक्लूड्स एज अंडर, दैट मीन्स ये जो हमने क्रेडिटर्स देखे बैलेंस शीट में 60 लैक्स के, उसी में ये इंक्लूडेड है, यानी ये जो जो चीज़ें हम लिखते जाएंगे उतनी उतनी चीज़ें अनसिक्योर क्रेडिटर्स में से निकल जाएगा। तो सिंपली डिबेंचर होल्डर्स जो है, सॉरी, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड जो है 1 लाख रुपीज का दिया हुआ है, दैट प्रोविडेंट फंड विल गो टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। Then we have income tax for the assessment year ended on 31st March 2017 and 31st March 2018। अब 17 यानी प्रीवियस ईयर हो गया और 18 यानी ये करंट ईयर हो गया। तो हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में हमेशा गवर्नमेंट के ड्यूज कौन से जाते हैं, तो भाई ये जो तुम्हारे 12 महीने के हैं करंट ईयर के वो ही जाएंगे, उसके पहले यानी ये प्रीसीडिंग 12 मंथ्स के पहले का अगर है तो वो तुम्हारा अनसिक्योर क्रेडिटर्स में ही होता है। तो दैट इज अ कॉमन सेंस कि भाई इनकम टैक्स जो है ऑलरेडी ये वाला इंक्लूडेड है अनसिक्योर में, ये भी इंक्लूडेड है अनसिक्योर में, तो हम सिर्फ 2018 का निकालेंगे, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि क्या बोलते हैं 1,50,000 ऑलरेडी अनसिक्योर्ड में है तो उसको निकालेंगे भी नहीं और एड बैक भी नहीं करेंगे, तो देयर विल बी नो इफेक्ट। बिल्स फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख रुपीज, ये कहीं पे भी हम प्रेफरेंशियल में या नहीं लिखते या सिक्योर क्रेडिटर्स में नहीं है, सो दैट विल रिमेन अंडर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। Salary of 20 clerks for last 2 months at 50,000 per month। 20 क्लर्क की मिला के 50,000 सैलरी है पर मंथ, तो ऑब्वियसली है एक क्लर्क की हमें टोटल 4 महीने की 20,000 के अलाउड है, तो ये 50,000 तो कहीं टच नहीं कर रहा। 20 को अगर हम 50,000 को अगर हम 20 से डिवाइड भी करते हैं तो भी पर मंथ उतना अमाउंट आने वाला नहीं है। दैट विल बी नथिंग, लाइक 2,500 जितना ही आएगा, वो भी एक महीने का। तो तुम 4 महीने का भी पेंडिंग होता तो दे सकते थे, बट यहाँ पे 2 ही महीने का है, तो हम 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 1 लाख रुपीज पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में लिख देंगे।
मॉर्गेज लोन तुमको दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट है, हम सम करेंगे तभी भी वापस देखेंगे, अभी डिस्कस कर रहे हैं तभी भी देख लेते हैं। मॉर्गेज लोन ऑन इन्वेस्टमेंट ₹8 लाख एंड फर्नीचर ₹2,50,000। यहाँ पे मॉर्गेज लोन, ठीक है, अगर तुम देखोगे तो ये क्रेडिटर्स के अंदर ही सिक्योर क्रेडिटर्स इंक्लूडेड है। प्रेफरेंशियल हमने डिडक्ट कर दिया। अब बाकी के कौन से सिक्योर्ड वाले, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो दो है। मॉर्गेज लोन में पहला इन्वेस्टमेंट पे है और दूसरा फर्नीचर पे है। 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 2,50,000 के फर्नीचर पे लोन लिया हुआ है। यानी कि लोन तुम्हारा कहाँ तक का सिक्योर गिना जाता है, जितने की तुम्हारे असेट्स की वैल्यू है। तो अगर हम नीचे असेट्स रियलाइज का पॉइंट देखते हैं तो देयर आर 5 थिंग्स रिटन ओवर हियर। यहाँ पे तुम्हारा क्रेडिटर वाला पॉइंट खत्म, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इसलिए हम इसको साथ साथ में असेट्स रियलाइज के साथ दिख रहे हैं। असेट्स रियलाइज में तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 6,50,000, फर्नीचर 7 लाख रुपीज, बिल्डिंग 40 लाख, मशीनरी 3 lakhs एंड स्टॉक 5 lakhs। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मॉर्गेज लोन जो है, इसका मतलब क्या होता है, सिंपली कि हमने लोन लिया है किसी असेट को गिरवी रख के। यानी वो जो सामने वाला क्रेडिटर है, अगर उसको पैसा ना मिला तो वो ये असेट को बेच के पैसा ले लेगा। अब तक के समय हमने देखा है कि भाई इतने का असेट था और इतने की ही लोन थी, तो बाकी के यानी तुम्हारे लोन कम की होती थी तो तुम पैसे एडिशनल जो थे वो लिक्विडेटर को रीपे कर देते थे। अब यहाँ पे कैसा होगा कि हम देख रहे हैं कि मॉर्गेज इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट जो तुमने गिरवी रखा था उसका था 8 लाख रुपए, पर इन्वेस्टमेंट बेचने पे ये लिक्विडेटर ने ही बेचा है, बट पैसा कितना मिला, 6,50,000। तो तुम दूसरे किसी अमाउंट को सिक्योर क्रेडिटर्स को पे नहीं कर सकते, तुम उसी में से पे कर सकते हो जितने का तुम्हारा असेट का पैसा आता है। यानी मैंने भले ही मेरा स्कूटर फॉर एग्जांपल मैंने गिरवी रख दिया, स्कूटर गिरवी रख के मैंने 50,000 का लोन लिया, अब स्कूटर का वैल्यू गिर गया, तो बैंक सिर्फ मेरा स्कूटर बेच के पैसा ले सकता है, उसके पास उतना ही सिक्योरिटी है। बाकी का पैसा जो है वो क्लेम करेगा, बट वो उसके सामने कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह उसको कितने पैसे मिलेंगे, 6,50,000। बाकी के जो है वो अनसिक्योर्ड में ही रहेंगे, यानी उसको हम टच करेंगे नहीं। ठीक है, और फर्नीचर में तो 7 लाख रुपए मिले और हमें 2,50,000 ही देना है। तो सिंपली सिक्योर क्रेडिटर कितने के हुए, 6,50,000 प्लस 2,50,000। नहीं समझ में आता तो मैं वापस बोल रही हूँ, अगर तुम अपना एसेट बेचने जाते हो तो तुमको जितना मिलता है उतना ही तुम क्रेडिटर को एट प्रेजेंट एज ए सिक्योरिटी के सामने दे सकते हो। बाकी का जो पैसा है वो सिक्योरिटी में से रियलाइज नहीं हो रहा है, तुम अपनी जेब से दे रहे हो, यानी कंपनी कहीं और से अरेंज कर रहा है, तो उतना पोर्शन अनसिक्योर्ड में रहता है। ठीक है, और एसेट्स रियलाइज में तो इसका टोटल आ जाएगा सिंपली, तो इसका और इसका कनेक्शन हमें समझ में आ गया। अब है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। डिसोल्यूशन एक्सपेंस यानी लिक्विडेशन का एक्सपेंस। Then we have liquidator's remuneration is payable at 4% on amount of assets realized by him and 2% on amount paid to unsecured creditors excluding preferential creditors that we know। ठीक है, 4% किस पे है, तो जो असेट्स हमने ये वाले रियलाइज किए उस पे हमें 4%, यानी ये जो हमें दिख रहा है टेबल, उसमें हमें 4% लिक्विडेशन का रेम्यूनरेशन देना है, और 2% जो है वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स पे हम देंगे। यानी यहाँ पे ये सब माइनस करने के बाद जो क्रेडिटर बचेगा उस पे हम 2% देंगे। ऑल असेट्स आर सोल्ड आउट बाय लिक्विडेटर दैट इज गिवन ओवर हियर। यानी कि खुद सिक्योर क्रेडिटर्स इसको बेच नहीं रहे तो हम वो सरप्लस वाला पॉइंट लेंगे नहीं, पूरे के पूरे सारे के सारे असेट्स कहाँ चले जाएंगे, रिसिप्ट साइड से असेट्स रियलाइज में। ठीक है, now prepare liquidator statement of receipt and payment. So we're going to prepare it right now. So simply the first thing we write on the receipt side is cash and bank, right? So we have already seen on our asset side कि भाई cash and bank कितना है, 5,50,000. So we have simply written it over here, cash and bank 5,50,000. The next item we have is assets realized.
एसेट्स रियलाइज कितना है तो हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल हम कर लेते हैं। $6,50,000, 7 लाख, बिल्डिंग है 40 लाख, देन मशीनरी 3 lakhs एंड स्टॉक 5 lakhs। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो आता है 61,50,000। कितना आ रहा है? 61,50,000 तुम्हारा आ रहा है। तो हमने उसको सिंपली कहाँ लिख दिया? असेट्स रियलाइज में। यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है, तुम पूरे लिस्ट लिखना कि टू असेट्स रियलाइज, देन यू नीड टू राइट इन्वेस्टमेंट 6,50,000, फर्नीचर 7 lakhs, building 40 lakhs, then machinery 3 lakhs and stock 5 lakhs. So that we have written, and now what we have, तो अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट को अभी हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा कौन सा आएगा? राइट हैंड साइड पे या तो वर्कमैन्स ड्यू आते हैं या तो सिक्योर क्रेडिटर्स। एग्जाम्पल में हमें कहीं पे भी वर्कर्स ड्यू या वर्कमैन्स ड्यू नहीं दिख रहे हैं, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सिक्योर क्रेडिटर्स। तो सिक्योर क्रेडिटर्स जो है वो हम पेमेंट साइड पे अभी लिखेंगे। तो बाय mortgage loan on investment and on furniture. So we have written against furniture and against investment. फर्नीचर का तो अपने पास पैसा जितना देना है उतना पैसा रियलाइज हो गया है, तो 2,50,000 सीधे लिख दिए। बट इन्वेस्टमेंट में 8 लाख देने थे, बट असेट बेचने पे सिर्फ 6,50,000 मिला है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिर्फ 6,50,000 लिखेंगे। सो टोटल 2,50,000 and 6,50,000, that comes 9 lakh rupees. The next item we always write is liquidator's remuneration, that is 50,750. So we have written by liquidation expenses 50,750. Then the next point we write is liquidator's remuneration. So here we have 2% on amount paid to the unsecured creditors excluding preferential creditors and 4% on the amount realized on assets, right? तो हम 4% ऑन असेट्स करते हैं। अभी हमने असेट्स का कैलकुलेशन किया है, सो व्हाट विल बी गोइंग टू डू, we'll simply write down 4% of it, so is equal to 50,000 multiplied by 4%. So we have 2,46,000. So we have written 2,46,000. But for unsecured creditors, we still do not have the amount of unsecured creditors. हमारे पास अनसिक्योर क्रेडिटर का अमाउंट नहीं है अभी, क्योंकि अनसिक्योर क्रेडिटर्स बाद में आते हैं, तो ये अभी अपने लिए क्या है? मिस्ट्री, कि क्या होगा हमें पता नहीं है। तो इसे हम अभी ऐसा ही मानते कि अपने पास लिखा नहीं है, बस हमने लिख दिया 2% अनसिक्योर क्रेडिटर्स और ये ऐसे ही रहा है, तो टोटल भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट अपना जो आइटम आता है दैट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन एग्जांपल दैट अनसिक्योर क्रेडिटर्स जो है या क्रेडिटर्स जो है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? 1 लाख प्रोविडेंट फंड, तो वी हैव डिसाइडेड कि 1 लाख प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, तो पूरा का पूरा हम क्या कर लेंगे? उसको अपने क्रेडिटर्स में से निकाल के प्रेफरेंशियल में लिख लेंगे। फिर ये जो 1 लाख है वो 2018 के है और ये 150 2017 का है। प्रीवियस ईयर का हम नहीं लेते, करंट ईयर का ही लेते हैं। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ है यानी पिछले 12 महीने के हम ले सकते हैं। तो ये 1 लाख रुपीज़ यानी करंट ईयर वाला बैलेंस शीट वाला इन शॉर्ट डेट का जो है उसको हम क्या करेंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में लिख देंगे। देन नेक्स्ट वाला हम कौन सा लेने वाले थे? सैलरी ऑफ 20 clerks for last 2 months at 50,000. तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 हम क्यों पूरा ले रहे हैं? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो दैट इज 1 लाख रुपीज। सो दिस 3 आइटम्स विल गोइंग टू राइट डाउन under the head preferential creditors. So by preferential creditors, provident fund 1 lakh rupees, income tax 1 lakh rupees and salaries 1 lakh rupees. So total comes to 3 lakh rupees. Okay. Meanwhile we can do one thing कि हम total करते जा सकते हैं कि भाई अपना अब तक का रिसिप्ट, अभी हमें ये भी मिला नहीं है, ठीक है, तो इसको भी येलो कर देते हैं। अब तक का अपना जो रिसिप्ट है
वो हमने लिख दिया। और यहाँ पे हम जरा सा उसका टोटल कर देते हैं, क्योंकि कुछ और भी आइटम आता है तो टोटल में आ जाएगा। तो 6,70,000 इज योर टोटल, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अब तक अपने को कितना पैसा पे किया है हमने, तो हम उतना लिख देते हैं सामने। रिसिप्ट और पेमेंट लिखते जा रहे हैं अभी हम फिलहाल। तो दिस इज योर रिसिप्ट and that's your पेमेंट। तो ये पेमेंट में हम जो जो चीज़ें अपने जितने पैसे मिले हैं वो हम लिख रहे हैं अभी। ये अपना पेमेंट का टोटल आ रहा है, ठीक है। फिर अब हम जो है वो डिबेंचर होल्डर्स को, यानी हम यहाँ पे एक टोटल करके फिर ये तुम्हारा सरप्लस कितना बचता है वो हम चेक करेंगे। तो सरप्लस हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई सरप्लस, यानी हमें साथ साथ में पता चलता जाएगा कि रिसिप्ट एक्सीड, अरे पेमेंट जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए रिसिप्ट को। हम यहाँ पे लिखते जा रहे कि अभी है पैसे है, ठीक है। तो भाई ये अपना यहाँ पे चल रहा है कैलकुलेशन साथ साथ में। तो नेक्स्ट हम लिख रहे हैं दैट इज डिबेंचर होल्डर्स। सो what is the amount of your debenture holders? So we're going to see 15% debentures 20 lakh rupees. So we have written by 15% debentures 20 lakh rupees. तो और दूसरा क्या है तुमको दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1,50,000। सो वी हैव रिटर्न 1,50,000। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिशनल इंटरेस्ट का। एडिशनल इंटरेस्ट हमने पहले से सीखा हुआ है कि एडिशनल इंटरेस्ट जो है वो हम तब भी पे करते हैं जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने के लिए अपने पास पैसा हो। अगर हमारे पास अनसिक्योर को पे करने के लिए पैसा नहीं है देन वी वोंट पे टू एडिशनल डिबेंचर होल्ड एडिशनल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर्स। तो हम देखेंगे, अभी हमें नहीं पता। सो सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 2 लाख सॉरी 20 लैक्स एंड 1,50,000 जो है वो अब तक हमने पे किया, तो उसको भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। तो इतना हमने दे दिया। तो अब अपने पास सरप्लस कितना है, ये माइनस ये करेंगे तो 30,53,250 इतना पैसा अभी अपने पास फिलहाल बचा हुआ है, राइट। अब हमारा अनसिक्योर क्रेडिटर्स कितना है वो कैसे हम गिनेंगे, तो सिंपली यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। अनसिक्योर क्रेडिटर्स जो था तुम्हारा वो था 60 लाख रुपीज, यानी टोटल क्रेडिटर्स वाज 60 लाख रुपीज। सो दैट वी हैव रिटन क्रेडिटर्स 60 लाख रुपीज, राइट। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एज अ सिक्योर क्रेडिटर्स, या हम यहाँ पे फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, सिक्योर क्रेडिटर्स के सामने हमने कितना जाने दिया, 2,50,000 एंड 6,50,000, यानी टोटल 9 लाख रुपीज हमने सिक्योर क्रेडिटर्स को पे किए। तो क्रेडिटर्स में ही ये इंक्लूडेड था, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ था। तो क्रेडिटर्स में से हम सिक्योर क्रेडिटर्स को माइनस कर देंगे तो दैट विल बी 9 लाख रुपीज। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमने देखा 3 लाख रुपए था, तो हमने 3 लाख रुपए जो है वो भी माइनस कर दिए। तो दैट कम्स टू 4,80,000। यानी अनसिक्योर क्रेडिटर्स को अभी हमें कितना पे करना है, सॉरी 48 लैक्स। अनसिक्योर क्रेडिटर्स को हमें कितना पे करना है, 48 लैक्स। और अपने पास कितना पैसा बचा है भैया, तो अपने पास तो है 30,53,250। बट स्टिल वी हैव वन मोर पॉइंट कि भाई यहाँ पे इक्विटी दिया हुआ है, ठीक है। इक्विटी पे यहाँ पे कितना बोला है, 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इच। पेड अप कितना है तुम्हारा, 60 ही पे किया है, बाकी का उसने हमें पे किया नहीं है। दैट मीन्स कंपनी जो है वो उसके पास से बाकी का पैसा मंगवा सकता है, ठीक है। हम आगे भी डेफिशिएंसी वाला पॉइंट करते थे, बट वो हम तब करते थे जब मोर देन 1 इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए होते थे, तो हम डेफिशिएंसी हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे उनमें। बट इस बार ऐसा है कि एक ही का बाकी है, तो एक का पूरा 40 हम मंगवा सकते हैं। तो ये अगर तुम देखोगे तो 15,000 इक्विटी शेयर्स है,
कितना पे किया 60, 100 का एक था तो 40 बाकी है। सो व्हाट वी हैव डन, बाकी के 40 रुपए जो है वो मंगवा लिए। तो 15,000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹40, तो ये कितना आया तुम्हारा 6 लाख रुपीज। तो ये हो गया तुम्हारा कलर बिना, और ये 6 लाख रुपीज रिसिप्ट में आया है, इसलिए अभी हम इसमें रिसिप्ट में उसको प्लस कर देंगे। तो अब तुम्हारे रिसिप्ट कितने हुए 73 लाख के, और रिसिप्ट माइनस पेमेंट करते हो, पेमेंट तो उतना ही है, तो बचता है तुम्हारा 36,53,250, ये रहा। ओके, अब तुम्हारे पास कोई सोर्स नहीं है रिसिप्ट के लिए, क्योंकि कोई एरियर्स नहीं है, कोई तुम्हें एक भी रुपया आप देने वाला नहीं है। सो whatever you have you need to pay out of that. So simply हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि अपने पास अब नेक्स्ट आइटम को पे करने के लिए कितना पैसा है। तो अपने पास अभी जो पैसा है वो है 36,53,250, और अगर हम देखें तो हमें उससे बहुत ज्यादा पे करना है 48 लाख रुपीज, प्लस लिक्विडेटर जो है वो 2% उस पर क्या लेने वाला है, रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर लेगा ही रेम्यूनरेशन क्योंकि वो पे कर रहा है। तो अब सिंपली हमने बहुत बार ये वाला पॉइंट किया हुआ है कि जब अब अपने पास इतना ही पैसा है तो इसमें दो चीजें हमें पे करना है। इसमें से एक तो हमें लिक्विडेटर को पे करना है, एक अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पे करना है। जितना भी अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पे करोगे उसका 2% तुमको लिक्विडेटर को पे करना है। सो वी अज्यूम कि जो भी अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पे करना है वो 100 है, तो उसका 2% जो है वो ₹2 हुआ। इसलिए टोटल ये जो पैसा है इसमें 100 भी इंक्लूडेड है, 100% अनसिक्योर का और 2% लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, तो टोटल 102 है ये। यानी इसमें से दो हिस्से होंगे, 100 का और एक 2 का। तो हमने क्या किया, अभी अज्यूम कि भाई 36,53,250 इज 102, देन 2 इज इक्वल टू हाउ मच, तो 2 के सामने आता है 71632। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा हो गया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे जो रेम्यूनरेशन तुमको मिला वो। तुम यहाँ पे 100 रख के भी सेम इक्वेशन रख सकते हो। अगर तुम 100 रखोगे देन यू विल गेट 3581,618, तो ये तुमको मिलेगा। कोई एक मिल जाए और दूसरा उसमें से माइनस कर दोगे, जैसे कि इसमें से ये माइनस कर दोगे, 36 वाली अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करोगे तो भी तुमको ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। अब अगर तुम टोटल करते हो तो दोनों ही साइड का टोटल तुम्हारा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं, इस ये अमाउंट डाल देते हैं, ठीक है। ये अमाउंट अपना लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन डाल देते हैं, जो हमने सिर्फ पहले 24,6 वाला डाला हुआ था। तो हम बाकी का ये जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो तुम्हारा अमाउंट लिखने में, टोटल लिखने में गलती है सिर्फ, ठीक है। तो ये जो भी तुम्हारा अमाउंट आता है इन शॉर्ट, ये गलती है टोटल लिखने में, हम टोटल इसका सही कर देते हैं। अगर तुम इसको यहाँ पे लिखोगे और इसका ये टोटल करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, दोनों ही साइड क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। यानी वहाँ पे सिर्फ अमाउंट लिखने में गलती था, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये वाला हमने सही कर दिया है टोटल। तो ये अगर तुम्हारा टोटल यहाँ पे लिखते हो तो देखो इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये आ गया 0, और ये वाला फिगर कौन सा था तुम्हारा, टोटल रिसिप्ट, और ये वाला फिगर तुम्हारा क्या है, टोटल पेमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब आगे इक्विटी को पे कर सकते नहीं है, इनफैक्ट अनसिक्योर को भी हमने पूरा पे नहीं किया है, इसीलिए हम डिबेंचर होल्डर्स का एडिशनल इंटरेस्ट पे कर सकते नहीं है, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे अपना ये एग्जाम्पल खत्म होता है।